खा लो, आलू चेक खा लो। तो गुड मॉर्निंग रात ऑल। में टाइम। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सबको आने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। जितने में आप देख लो सब्जेक्ट कौन सा है और टॉपिक कौन सा है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। और कल क्या किया था? छुट्टी थी ना कल आपकी? सर इनके नोट्स बनाने हैं या क्या करना है? इनके नोट्स बना भी लो और पीडीएफ भी सेंड कर देंगे और इसके वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, जो भी लेक्चर हो रहे हैं प्रिंट ना। निकाल देंगे। हाँ, इसके प्रिंट निकालना, पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा मैं। ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ। चलिए, एक मिनट में सबको ऐड कर लेते हैं अपने। चंपालाल जी, मनीष, विनोद, दीपक, और कौन आया है? ठीक है, दीपक, विनोद, मनीष, चंपा। ठीक है, ठीक है, फिर करते हैं अपन, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है मारवाड़ विनर्स फार्मेसी कॉलेज सोहिला जो। ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि आप किस कॉलेज में हो। सब्जेक्ट है अपना फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? फार्मास्यूटिक्स। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो सब्जेक्ट है अपना और इसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स है क्या और एक्चुअल में फार्मास्यूटिक्स के स्कोप क्या क्या है और इसका रोल क्या क्या है फार्मेसी के अंदर। ठीक है, और ये मेरा इंट्रोडक्शंस हो गया, प्रिपेयर्ड बाय युधिष्ठिर आचार्य। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो और इस पे देखते हैं कि भाई फार्मास्यूटिक्स है क्या। मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को कि व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें दे रखा है फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू केमिकल इंटेंसिटी और ओल्ड ड्रग्स इनटू ए मेडिकेशंस टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय पेशेंट। मतलब क्या कह रहा है ये कि फार्मास्यूटिक्स एक फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, केमिकल्स और ड्रग्स को एक मेडिकेशंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसको सेफली एंड इफेक्टिवली यूज करने के लिए पेशेंट के लिए बनाया जाता है। वही है आपकी फार्मास्यूटिक्स।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने उस दिन बताया था किसी को अगर डेंगू हो गया, समझ में आया, किसी को अगर क्या हो गया, डेंगू हो गया, तो डेंगू हो गया तो आप क्या करते हो, डेंगू का क्या इलाज करते हो घर पे, है क्या कुछ इलाज? हाँ है ना सर। क्या है? वो पपीते का पत्ते का जूस और नीम के उसका, हम्म, बाकी और वो उसके बकरी का दूध। हाँ, जैसे कीवी हो गया, सर एक सर एक हाँ गिलोय गिलोय सर। गिलोय हो गया, कीवी हो गया, इनसे क्या होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ती है, ठीक है, इसलिए इनको यूज करते हैं। अब जैसे सुनो, ये तो चलो हो गया। अब आपके एक ने कहा था कि भाई पपाया का प्लांट के अपन क्या करते हैं, लीप यूज करते हैं, पत्तियां यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे ये चीज़ बताओ कि वो जो पपाया का प्लांट की लीप आप ऐसे यूज करते हो, वो सही है क्या, वो गलत है? एक्चुअल में उसमें क्या है कि बहुत सारे अदर्स केमिकल भी होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि खाली उसके अंदर अपन को जो चाहिए वही है। अब जो आपने वो पत्ती ली है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आपको पता हो तो अपने मेडिसिन्स अवेलेबल्स होती है एक पपाया करके नाम से। कभी मार्केट में जाना आप लोग, और जब किसी को डेंगू है तो एक पपाया मेडिकेशंस टेबलेट्स कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो फार्मास्यूटिक्स क्या करती है ना, कि वो पपाया के प्लांट की लीप लेती है और क्या कर देती है, पपाया के प्लांट की क्या करती है, लीप लेकर उनमें से ये जो पपाया ओनली केमिकल्स होता है उसको क्या कर लेती है, निकाल लेती है, और फिर उससे क्या बनाती है, ओनली मेडिसिन्स बनाती है, जिसको आप यूज़ करना आपके लिए क्या है, एक सेफ़ है, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई किसी को डेंगू है, ठीक है, किसी को डेंगू है और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही आप वो पपीते के प्लांट से क्या लेकर आए, पत्तियाँ लेकर आए और उसका आपने जूस बनाकर पिला दिया, तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसका टेस्ट कितना होता है, कड़वा होता है कि नहीं होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और क्या चांस हो सकते हैं, एलर्जी होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। एक उसका स्टमक अपसेट हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टमक अपसेट, मतलब पेट गड़बड़ा सकता है, तो ये होने के चांस रहते हैं। इसीलिए ड्रग्स तो अवेलेबल है, ड्रग्स तो नेचुरल अवेलेबल है, बट उसको क्या करना है, सेफली एंड इफेक्टिवली बाई पेशेंट के लिए सेफली और इफेक्टिवली बनाने के लिए किसको लेकर आए हैं अपन, फार्मास्यूटिक्स ब्रांच को लेकर आए हैं। ये क्या करती है, वो सारी टेक्निक्स यूज करती है और किसी भी ड्रग्स को मेडिकेशन फॉर्म में सेफली और इफेक्टिवली बनाती है पेशेंट के यूज के लिए, ताकि ये साइड इफेक्ट है ना, ये सारे वोमिटिंग, एलर्जी, स्टमक अपसेट, इनको कम किया जाए। इसीलिए फार्मास्यूटिक्स का मेन रोल है। समझ में आया क्या भाई फार्मास्यूटिक्स का क्या रोल है? एनीबडी टेल मी। आया ना? तो अब मुझे बताओ दीपक, तुम फार्मास्यूटिक्स को जनरली हिंदी में बताओगे भाई फार्मास्यूटिक्स किसे कहते हैं? दीपक। सर किसी भी डिजीज वगैरह या फिर सर उसके लिए कितने डोज चाहिए होते हैं सर, मतलब उस सारी चीज़ों की स्टडी होती है सर। और क्या होता है? और सर और क्या होता है? जैसे भाई इन्होंने ये कहा था कि सर उनके उनके इफेक्ट वगैरह की स्टडी भी होती है सर। क्या, किसकी स्टडी होती है? इफेक्ट की, उस डोज वगैरह की इफेक्ट की। वो इफेक्ट की तो फार्माकोलॉजी में हो जाती है। जैसे देखिएगा सुटिक्स के अंदर होता क्या है, जैसे अभी आपने एक डोज का कहा था, ठीक है ना, जैसे भाई कि एक तो हो गया अपने चाइल्ड, एक हो गया एडल्ट पर्सन, एक हो गया ओल्ड पर्सन। चाइल्ड मतलब बच्चे हो गए, एडल्ट का मतलब जवान, और ओल्ड का मतलब बूढ़े, ठीक है। अब तीनों को क्या है भाई, फीवर है, क्या है, बुखार है। अब आपके पास में आया एक पेशेंट और बोला कि भाई मेरे बच्चे को बुखार है, तो आप उसको डोलो 650 दे दोगे क्या? नहीं सर। पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो आप उसको क्या दोगे, 500 mg की कोई भी पैरासीटामोल दोगे और उसको बोलोगे कि आप इसकी भी हाफ करके देना है बच्चे को। क्या करके देना है? हाफ करके हाफ। देना है, 250 देना है, ठीक है। अब कोई भी एडल्ट पर्सन आ गया और आपको कह रहा है मुझे नॉर्मल फीवर है, तो आप उसको डोलो 650 दे दोगे? नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? कि नॉर्मल फीवर है तो आप उसको 500 mg दीजिए, ठीक है। तो आप उसको 500 mg दे दोगे। अगर कोई एडल्ट पर्सन आया आपके पास में और बोल रहा है कि मुझे 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तब आप उसको डोलो प्रीफर कर सकते हो। डोलो ऐसे ही नहीं देनी है हर किसी को। अगर आपके पास में कोई ओल्ड व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मुझे बुखार है, उसको भी आपको डोलो नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है भाई? क्योंकि डोलो 650 के लिए एकदम बॉडी में क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी तो ये बर्दाश्त कर पाएगी, ठीक है ना। क्यों कहते हैं अपन कि आपको खाना खाने के बाद ही मेडिकेशन लेनी चाहिए, ठीक है। एक ओनली गैस्ट्रिक वाली मेडिसिन को छोड़कर जो भूखे पेट लेनी पड़ती है किसी को अगर गैस वैस बन रही है तो, समझे। ये भगवान बिश्नोई अपना वो वीडियो बंद कर लीजिए। हम क्यों बोलते हैं इस तरीके से? तो हमेशा एक चीज़ देखना कि ये जो चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड व्यक्ति होते हैं ना, इनमें एक डोज का क्या होता है, फिक्स क्राइटेरिया होता है। उसी के हिसाब से आपको डोज देनी चाहिए। एक वेट के अकॉर्डिंग भी देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट कम है तो उसकी भी डोज कम हो जाएगी, ठीक है। एक मेल है या फीमेल है उसमें भी डोज कम हो जाती है। तो एक्चुअल में ये चीज़ें कहाँ पे सीखने को मिलेगी? सारी की सारी सीखने को मिलेगी अपन को फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। डोज कैलकुलेशन एक चैप्टर आएगा आपके, उसमें अपन देखेंगे कि कैसे डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अगर एडल्ट की डोज है तो बच्चों में कितनी देनी चाहिए, उसको आप कैसे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर, दिखाई दे रहा सर। दिखाई दे रहा दो है ना? स्क्रीन ही खुल रही। क्या हुआ? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स सबको समझ में आया ना? किसको समझ में नहीं आया मुझे बता दो कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार वापस मैं समझा देता हूँ। सबको आ गया ना? दीपक और कौन कौन है? दीपक है, विनोद है, आगे। सबको आ गया ना? तो चलते हैं हम ड्रग की ओर, ठीक है। ड्रग क्या है और डोजेज फॉर्म क्या है? तो अभी अपन ने बात की थी ड्रग तो नेचुरली अवेलेबल है, बट उसको यूज़ करना अपने लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए उसको एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना। ड्रग तो अवेलेबल है, बट उसको अपन क्या है कि किस तरीके से यूज़ करना है, कितनी डोजेज में यूज़ करना है। सुना नहीं आता इधर। कौन है भाई? कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु ही म्यूट कर लो भाई। ठीक है। ड्रग, according to WHO, a drug is defined as any substance intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in humans or animals। मैं यार बार बार म्यूट कर रहा हूँ, ये वापस कौन हो रहा है? क्या है? अरे भाई साहब कैमरा बंद कर लो कन्यू। भगवान जी विष्णु ही, ये मेरे क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, बार बार बीच में आवाज़ आ रही है, दिक्कत हो रही है ना। आप बार बार क्यों कर रहे हो अनम्यूट? चलो ये वीडियो होने तो ठीक है, बट उसको अनम्यूट ही रखो। शरीफ खान तुम भी म्यूट करो भाई। फिर क्लास रिकॉर्ड होती है, बार बार वो अलग अलग आवाज़ आती है ना, तो फिर उसमें आप लोगों को देखने के लिए बन रही है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ड्रग्स क्या कहता है कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO क्या है? कभी नाम सुना है WHO का? कोविड में तो सुना ही होगा। यस सर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? ये क्यों बनाई गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है? कोविड में नहीं सुना क्या नाम? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेनली ऑब्जेक्टिव होता है आपके जितने भी कोविड हेल्थ डेटा था या फिर एनी
कोई भी जैसे एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोविड क्या था, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई कम्युनिकेबल डिजीज थी ना। कम्युनिकेबल मीन्स एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाने वाली डिजीज को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी डेटा था कि इनमें से कितनी की डेथ हो गई, वापस कितने क्योर हो गए, ठीक है ना, उन सब का डेटा किसके पास में है, WHO के पास में है, ठीक है। अब अपन को ये पूछ ले भैया WHO है कहाँ पे है WHO, कहाँ पर है, तो बता सकता है क्या? WHO कहाँ पर है? इतना क्या सोच रहे हो रे, पहली क्लास का क्वेश्चन। अमेरिका में। अमेरिका में हैं? ये कौन बोला अमेरिका में? फेंकनी थोड़ी है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अरे भाई स्विट्जरलैंड तो एक कंट्री है यार, जेनेवा कहीं तो होगा ना, जगह होगी ना, स्टेट होगा जिस तरीके है। अब आपको ऐसे बोल दें कि लाल रेड फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, बाहर कोई फॉरेन कंट्री में है, तो वो बोल देगा इंडिया। तो इंडिया में कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ऐसे बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है? ये खाली इंडिया से काम चल जाएगा? स्विट्जरलैंड बोलोगे तो उसके साथ में है कहाँ पर, वो तो पता होना चाहिए ना। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है अपना क्या, WHO। तो ये WHO ने ड्रग की डेफिनेशन क्या दी है कि ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर द यूज इन। अब क्या कह रहा है कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज क्या होता है, इन द डायग्नोसिस करने के लिए, क्योर करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल्स। मतलब क्या कहता है कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या क्या यूज होता है, डायग्नोसिस का मतलब किसी भी डिजीज़ का पता लगाना, डायग्नोसिस करना। जैसे आपको जैसे एक भाई डॉक्टर के पास में गए, ठीक है, अब आपने क्या किया कि भाई आपको बुखार आ रहा है बार बार, ठीक है ना, स्टमक भी अपसेट है और अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास में गए और उनको बताया कि सर मुझे बुखार आ जाता है तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये सिम्टम्स है, चलो एक टेस्ट लगा लेते हैं। उन्होंने टेस्ट लगाया, जैसे ही टेस्ट लगाया तो आप में जैसे पॉजिटिव आया टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड पॉजिटिव आया, विडाल टेस्ट लगाया उन्होंने, तो उस विडाल टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ड्रग्स यूज करेंगे अपन, ठीक है, तब वो डिजीज़ को क्या करेगी, डायग्नोसिस करेगी, ठीक है। अब क्योर का मतलब किसी भी डिजीज़ को सही करना, ठीक है ना, क्योर करना, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब उस डिजीज़ को सीवियर कंडीशन में जाने से बचाना, उस फॉर्म को मिटिगेशन कहा जाता है। ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना, जैसे आपको फीवर हो गया है, ठीक है, फीवर नॉट ए डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम्स, ओके। जैसे कि भाई आपको टाइफाइड हो गया है या फिर आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, मेडिकेशंस अवेलेबल है। जैसे मलेरिया के अंदर क्विनिन, ठीक है, क्यूनोलिन यूज होती है। आप पुनेन का पेड़ सुना होगा, उसमें यूज होती है। हाँ जी सुना है ना, मलेरिया के लिए यूज होती है। हाँ, मलेरिया के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो उसमें से ड्रग्स निकाल कर मार्केट में क्विनिन नाम से एक ड्रग की फॉर्म बनाई हुई है, वो मिलती है। प्रिवेंशन, किसी भी डिजीज़ से बचाना, जैसे भाई एंटीबायोटिक लेके आते हो आप मार्केट से, जैसे आपको बहुत सारा वायरल है और बुखार आ रहा है, तो आप क्या करोगे, मार्केट से एंटीबायोटिक लेके आओगे और उसको लोगे ताकि आप क्या है उस डिजीज़ से सीवियर होने से बच सको, इन डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो अब देखो ड्रग्स की सिंपल सी डेफिनेशन आपको ऐसे इस तरीके से याद कर लेनी है। कैसे कर लेनी है, इस तरीके से याद कर लेनी है कि ड्रग्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, क्या है जी, केमिकल सब्सटेंस that are used in diagnosis, cure and treatment of any disease, ठीक है, और ह्यूमंस और एनिमल्स,
तो यही आपकी क्या है, ड्रग्स की डेफिनेशन है। अब डोजेज फॉर्म देखते हैं हम, भाई डोजेज फॉर्म क्या है। ड्रग्स की तो आपको पता चल गया भाई ड्रग्स क्या है और डोजेज फॉर्म क्या है, उसकी अपन क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डोजेज फॉर्म मीन्स, डोजेज फॉर्म इज डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड यूज एज ड्रग और मेडिकेशंस इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। अब देखो यार, डोजेज फॉर्म की मैं शॉर्ट में डेफिनेशन बताता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा इंग्लिश में अपन को कुछ नहीं करना है। डोजेज फॉर्म होती है जैसे एक कोई ड्रग्स है उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे कोई भी चाइल्ड है, बेबी है, उसको क्या है, टेबलेट लेने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए क्या कर दिया, उसके लिए एक सिरप बना दी उसी ड्रग की, सेम ड्रग। ठीक है, अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको भी टेबलेट सिरप लेने में दिक्कत है, तो उसके लिए इंजेक्शन तैयार कर दिया, समझे, उसके लिए क्या कर दिया, इंजेक्शन तैयार कर दिया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस एक ही ड्रग्स को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या होता है, आपका डोजेज फॉर्म होता है। 1 मिनट में अभी फॉर्म बता देता हूँ। ये देखो फॉर्मूलेशन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सबको। जैसे कि ये टेबलेट फॉर्म के अंदर एक ही ड्रग है, फिर कैप्सूल फॉर्म के अंदर एक ही ड्रग है, पाउडर फॉर्म में बना दी, ओरल सॉल्यूशन में जैसे सिरप आ गई, इमल्सन आ गए, ये बना दी, ठीक है ना। और इंजेक्टेबल, अब जैसे देखो टेबलेट तो एक क्या है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ये डोजेज फॉर्म के क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्या बोल सकते हो आप इसको, क्लासिफिकेशन। तो मतलब एक ही डोजेज फॉर्म को, एक ही ड्रग को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना ही आपका क्या है, डोजेज फॉर्म है। जैसे टेबलेट्स फॉर्म के अंदर बना दी, कैप्सूल फॉर्म के अंदर बना दी, पाउडर्स फॉर्म के अंदर बना दी, ओरल सॉल्यूशन के अंदर बना दी, और इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस के अंदर बना दी। तो ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग्स को पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बना देते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो उसके लिए ओरल सॉल्यूशन लेने में इजी होगा, बच्चा है तो पाउडर लेने के लिए इजी होगा, ठीक है ना। अगर कोई बेहोश है तो उसको इंजेक्शन देने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से डोजेज फॉर्म को कन्वर्ट किया गया है, समझे। तो समझ गए ना आप लोग कि एक्चुअल में डोजेज फॉर्म क्या होती है। तो आप इसको सिंपल ऐसे बना सकते हो कि डोजेज फॉर्म इज डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज of a chemical compound used as a drug or medications intended for administration or consumption। मतलब किसी भी ड्रग्स या मेडिकेशंस को पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जिस फॉर्म को तैयार किया जाता है वही डोजेज फॉर्म है, ठीक है। ज़्यादा अपन को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन आ जाते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी। आप फार्मेसी करने के बाद में एक फार्मासिस्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे, फार्मासिस्ट। तो आपकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वर्क एरिया, आप कौन से जॉब के लिए एलिजिबल हो, कौन से एरिया में आप वर्क कर सकते हो, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपकी प्रैक्टिस सेटिंग एंड एक है अदर्स सेटिंग्स, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आप एक कम्युनिटी हेल्थ को ज्वाइन कर सकते हो, हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो, क्लिनिकल या क्लिनिक पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है। तो अदर्स में जाना है तो अगर आपने जैसे बी के डिप्लोमा किया, ठीक है, डिप्लोमा करके आप बैचलर करना चाहते हो, बैचलर कर ली, ठीक है ना। उसके बाद में आप एकेडमिक में जाना चाहते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहते हो। एकेडमिक्स में आपके 2 ऑप्शन हैं, टीचिंग और रिसर्च, ठीक है। तो टीचिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो। ये क्या है कि फर्दर आगे स्टडी करने पर, जैसे डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद में बैचलर करनी पड़ती है, बैचलर के बाद में मास्टर्स करनी पड़ती है, मास्टर्स करने के बाद में आप क्या होते हो, टीचिंग और रिसर्च के लिए एलिजिबल होते हो। ये Vivo V2270 नाम नहीं लिखते हैं, पता तो चलता नहीं है कौन है ये, ठीक है। और फार्मासिस्ट का मेनली रोल होता है इंडस्ट्री के अंदर। जितनी भी ये मेडिसिन तैयार होकर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इंडस्ट्री से तो आ रही है। तो आप लोगों को क्या करना है,
चलो, तो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या है, एक तो प्रोडक्शन में आप लोग जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखो अपने मेन में बताता हूँ डिप्लोमा के लिए कौन से रास्ते खुले हुए हैं। तो डिप्लोमा के लिए देखिएगा, फर्स्ट तो है अपना ये प्रैक्टिस वाला, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो। कम्युनिटी हेल्थ में आप एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब जितने भी आपके ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो सारे कम्युनिटी में आ जाते हैं। ये कम्युनिटी को वो करते हैं ना, जैसे एक आपके जैसे विलेज के अंदर एक बड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें आप एज ए फार्मासिस्ट लग सकते हो, ठीक है। अब जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है ना, और एक छोटे लेवल पे हॉस्पिटल्स है, उसमें भी आप एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एक कोई छोटा क्लिनिक है डॉक्टर का, उसमें भी आप कर सकते हो। मतलब ये तीनों रास्ते आपके लिए क्या है जी, ओपन है। डी फार्मा वालों के लिए क्या है, ये तीनों रास्ते ओपन हैं। आप एज ए कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो हॉस्पिटल में और क्लिनिक में, एज ए आप क्या कर सकते हो, फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो अदर सेटिंग्स है, ये इसके लिए आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, बी फार्म एंड फिर उसके बाद में एम फार्म, फिर आप इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये रास्ता अपने लिए बंद है डिप्लोमा वालों के लिए, ये रास्ता ओपन है अपने लिए, ठीक है। अब इंडस्ट्री के अंदर अपने लिए एक तो पैकेजिंग में आप जा सकते हो डिप्लोमा वाले, डी फार्म वाले, और एक जा सकते हैं हम सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा है, जिसको आप बोलते हो एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। सुना है कभी नाम एमआर का? हाँ जी सर, सुना है। सुना है ना, मेडिकल। वो शॉप पर जाते हैं ना एमआर, शॉप तक नहीं जाते हैं ये डॉक्टर ऑर्डर के लिए जाते हैं ना सर। हाँ, पर रिटेलर के पास में कम जाते हैं, होलसेलर और नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं सर, डॉक्टर के थ्रू आते हैं मेडिकल पे। डॉक्टर के थ्रू ही आएंगे ना वो, तो मेडिकल से, डॉक्टर से मिलने जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भाई मेरे इस मेडिकल से मैं पर्ची लिखता हूँ और पेशेंट को यहीं से लेकर आते हैं, तो वो फिर आपके पास में आएगा कि डॉक्टर साहब ने बोला है तो आपको आज से यही पर्ची लिखे तो यही मेडिकेशन देनी है, और आपको होलसेल से भी यही, तो फिर वहाँ से इनका वो हो जाता है टारगेट, इसलिए वो आप लोगों के पास में आते हैं। कुछ ना कुछ ऑफर ही देके जाते हैं, कुछ सैंपल भी देके जाते हैं, देते ही नहीं देते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, बट पैसा अच्छा खासा है, पैसा अच्छा है इसमें। ठीक है, तो समझ में आया आपको? जैसे भी एज ए फार्मासिस्ट बनने के बाद में आप किन किन के लिए चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्कोप अच्छे हैं, अच्छा खासा। आप स्टार्टिंग में जॉब करते हो तो 20-25-30 हज़ार की जॉब स्टार्टिंग में मिल जाती है आप लोगों को, और जैसे ही आप एक्सपीरियंस होता है 5 साल का 10 साल का, तो आप 1 लाख तक ही पहुँच जाते हो, ठीक है ना। उसके लिए आप में थोड़ा स्किल होना चाहिए, आराम से पैसे कमा सकते हो। खुद का मेडिकल ओपन कर लेते हो तो अच्छा खासा पैसा है, फिर तो किसी के नीचे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको वो फार्मेसी में जैसे कि मैंने बताया था, क्लिनिकल वेरिफिकेशंस, डिसीजन सपोर्ट, मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। सप्लाई चेन, मेडिसिन एडमिन, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप उनमें जा सकते हो। जैसे आजकल आपको पता हो तो मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या कर रखे हैं, एक चेन बना ली है, सप्लाई चेन। आपको पता हो तो नाम सुना होगा, एक तो रिलायंस फार्मेसी आ गई है मार्केट में। क्या आ गई है? रिलायंस फार्मेसी आई है कि नहीं आई है? रिलायंस फार्मेसी आई हुई है सर, रैनबैक्सी भी है ना सर? एक नहीं, रिलायंस की मेडिसिन दुकान आई हुई है सर। रिलायंस फार्मेसी, अरे वो रिलायंस की मेडिकेशन नहीं होती है उसके अंदर, वो रिलायंस ने एक चेन बनाई है, उसके अंदर मेडिकेशन तो सारी ब्रांड की मिलेगी आपको, सिप्ला की मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। बट रिलायंस ने अपना क्या कर रखा है, एक आती है दवा इंडिया करके। ये किसी का माइक ऑन है भाई, म्यूट कर लो। एक दवा इंडिया, ये भी सुना होगा आपने, ठीक है। और एक आती है अपोलो फार्मेसी,
अपोलो फार्मेसी। ऑनलाइन कौन है? अरे सर एक ये माइक ऑफ कर ले भाई यार। एक मिनट। गलत भी घुस के कौन बने सर एक आई है ये क्या नाम है वीवो V22 अरे भाई वीवो रुक जा रहे, क्या कर रहा है तुम? एक को बोलता हूँ, एक ऑन कर लेता है। क्या है, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या रे? समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे अपोलो फार्मेसी, दवा इंडिया, रिलायंस फार्मेसी, ठीक है ना, बहुत सारे सप्लाई चेन बन गई है अब आजकल। तो क्या है कि इन्वेस्टर होते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग क्या कर देते हैं, सप्लाई चेन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आजकल बहुत मार्केट में चल रही है ये। इन सप्लाई चेन में भी आप जाके एज ए फार्मासिस्ट लग सकते हो। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 18 से 20 हज़ार होती है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है सैलरी बढ़ती जाती है। तो आजकल बहुत स्कोप है अपने फार्मासिस्ट का। पहले का टाइम क्या था कि फार्मासिस्ट का स्कोप नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले इतनी ज़रूरत भी नहीं थी और बहुत ही कम लोग जानकार थे, ठीक है ना। आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये हो गया अपना। तो मतलब आज अपन ने क्या क्या देखा, 3 चीज़ें देखी थी, ठीक है। क्या क्या देखी थी? एक तो अपन ने देखा था फार्मास्यूटिक्स क्या है, ड्रग्स क्या है, डोजेज फॉर्म क्या है, स्कोप ऑफ फार्मेसी देखे भाई अपने जैसे डिप्लोमा करने के बाद में अपन किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर हमने देखा स्कोप ऑफ फार्मेसी, मतलब ये क्लिनिकल वेरिफिकेशन में जा सकते हो आप, डिसीजन सपोर्ट के अंदर जा सकते हो आप, डेमोग्राफिक एंड एलर्जी इन्फो, मतलब कोई भी ड्रग्स मार्केट में आने के बाद में आप उसका एक रिपोर्ट बना के भेज सकते हो। जैसे कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने कि ये ड्रग्स मार्केट से, ये मेडिसिन मार्केट से वापस विड्रॉल कर ली गई है, ऐसा सुना है क्या कभी? ऐसा सुना है? नहीं सर। नहीं सुना। जैसे एक बीच में आई थी कोरेक्स, सर कोरेक्स कोरेक्स को इसको बैन किया इसको गया बैन था। कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, बैन किया, फिर वापस अब आ गई, ठीक है। बैन क्यों किया गया था कि उसके अंदर पहले क्या था, एल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इसको बैन किया गया। क्यों किया गया कि भाई ये डेमोग्राफिक एंड एलर्जी इन्फो, मतलब मार्केट में आने के बाद में एक रिपोर्ट बनती है पेशेंट को देखकर, उस रिपोर्ट को बनने के अगर उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं ना तो फिर मार्केट से बैन कर दी जाती है। तो ये फोरेक्स वाला बैन हुआ था, फिर वापस आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने वो एल्कोहल कम किया था। ये भाई कौन है दादा, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डेमोग्राफिक एलर्जी इन्फो में भी आप लग सकते हो। कंपनी, अलग अलग कंपनीज होती है जो इनके रिपोर्ट बनाने के लिए आपको रख देती है। आप अलग अलग पेशेंट के पास में जाओगे और पता करोगे भी एक्चुअल में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है सर आपको। तो ये जैसे ही पता करोगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए रिपोर्टें तैयार करके आप मार्केट से बैन भी करवा सकते हो और उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो मेडिसिन जैसे डाइक्लोफेनेक है, सिंगल डाइक्लोफेनेक वैसे देते नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट है। निमोसलाइड है, सिंगल निमोसलाइड देना भी आजकल उसके लिए बहुत हार्ड है। अपना एक इंडिया ऐसा है जहाँ पे निमोसलाइड चलता है, ठीक है। बाकी अदर्स कंट्रीज़ के अंदर निमोसलाइड को बैन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। निमोसलाइड, पैरासीटामोल भी बैन है ना कहीं कहीं पर तो। हाँ, पैरासीटामोल बैन, पैरासीटामोल तो नहीं है बट उसका साइड इफेक्ट कम है, ठीक है। बट ये निमोसलाइड तो ऑल अदर्स कंट्री में सब जगह बैन है। अदर्स कंट्री में सब जगह निमोसलाइड बैन है। एक्चुअल में इसका सीधा का सीधा लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी भी पेशेंट को ये 10 से 15 दिन ले लेना तो लीवर अफेक्ट हो जाएगा उसका। इसलिए निमोसलाइड तो देनी नहीं चाहिए। आप अगर अच्छे अगर गाँव में तो हाँ, गाँव में निमोसलाइड ज़्यादा देते हैं तो फिर ये नुकसानदायक है ना भाई, कि इसका असर ज़्यादा है। असर ज़्यादा है तो इसका साइड इफेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए तो प्रोफेशनल और घीवारों में डिफरेंस होता है कि भाई हाँ हम प्रोफेशनल हैं तो वो पेशेंट के साथ में खिलवाड़ नहीं करते हैं, चाहे उसका ट्रीटमेंट 2 दिन लेट हो जाए, ठीक है ना। पेशेंट के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो फिर मतलब आप प्रोफेशनल हो ही नहीं। ये चीज़ है, इसी का तो ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। एम्स का ट्रीटमेंट देख लेना, एम्स का ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट क्या होगा
थोड़ा लेट सही होगा, बट एकदम अच्छे से सही होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट कम है। बट क्या करते हैं एमडी में चले जाओ, वो क्या करते हैं अंधाधुंध मेडिसिन दे देते हैं, नहीं तो कोई चेकिंग नहीं कोई बात, पेशेंट एक दिन में सही हो जाता है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और वो फिर आप जब एक एज ले लेते हो ना, उसके बाद में इतना नुकसान करता है आपकी बॉडी में गंदे तरीके से। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिक्स। अगर आप ये फार्मास्यूटिक्स का पूरा कोर्स कर लेते हो ना, कंप्लीट कोर्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको क्या क्या देखने को, क्या क्या सीखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में इसका मेनली है कि आफ्टर दिस लेसन्स द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब ये सारे लेसन करने के बाद में, सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, एक तो आप फर्स्टली हो गए नाउ व्हाट डज फार्मास्यूटिक्स मीन्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा भी फार्मास्यूटिक्स है क्या। ठीक है, फिर आपको दूसरी चीज़ पता होगी कि नाउ व्हाट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज, मतलब एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, निमोसलाइड है, पेंटाप्राजोल है, ठीक है ना, मेफेनेमिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड फंक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एक्सिपिएंट, मतलब फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट क्या है, जैसे कि एक टेबलेट बनती है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक बनी जी टेबलेट बनी ना, जो इतनी बड़ी टेबलेट्स आती है वो सारा का सारा क्या है, पैरासीटामोल थोड़ी ना है, उसके अंदर पैरासीटामोल तो क्या है 500 mg है। 500 mg तो क्या है कि अगर आप चौक के इतना सा बुरादा ले लोगे ना तो ही वो 500 mg हो जाएगा। बाकी का क्या है, बाकी का क्या है जी, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट है, मतलब कलर सब्सटेंस, लैक्टोज पाउडर, ठीक है ना, वो सारा मिक्सअप होकर एक क्या बनती है, मेडिसिन बनती है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारे एक्सिपिएंट मिक्स होते हैं, जैसे कि एक तो बाइंडिंग करने के लिए अच्छे से, ठीक है, एक इसको क्या करने के लिए, इसकी वो कहते हैं ना यार, क्या कहते हैं अपन उसको, अच्छे से, ताकि ये कहीं पे भी अगर गिरे तो टूटे नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स को अच्छे से रखने के लिए बहुत सारे एक्सिपिएंट मिक्स होते हैं, तब जाके एक टेबलेट तैयार होती है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। नाउ अबाउट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको ड्रग्स कौन से रूट से देनी है उसका भी नॉलेज आपको होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंसुलिन का इंजेक्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, शुगर में दी जाती है। ठीक है ना, तो इंसुलिन का इंजेक्शन कौन से रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट। कहाँ पे दिया जाता है, सब। आप कभी इसको देखना, आपने शोल्डर होता है ना, कंधा, वहाँ पर अपन उसको इंसुलिन के इंजेक्शन को देते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन कहीं और दे सकते हैं क्या, पॉसिबल है? होते हैं ना सर, यहाँ पैरों पर भी देते हैं ना शायद, कहीं कहीं तो पैरों पे भी देते हैं, कौन से? जहाँ फैट ज्यादा होगी वहाँ दे सकते हैं सर। नहीं, पैरों पे तो एक्चुअल में नहीं कह सकते अपन, सबक्यूटेनियस मतलब आपको क्या है, ऊपर की स्किन के ऊपर देते हैं, जैसे फेट ज़्यादा है तो पैरों पे तो, जैसे वीक यहाँ पे, जैसे कि किसी के शोल्डर पे अगर बिल्कुल ही फेट नहीं है तो पैरों पे देने का चांस होता है। ठीक है, वरना तो अपन इसको शोल्डर के ऊपर ही देना अच्छा माना जाता है। ज़्यादा 99% शोल्डर पर दिए जाते हैं बस। ठीक है ना, तो उसमें वो है कि भाई अगर किसी का भी बहुत ही वीक हो गया है, और आपको पता ही है अगर किसी को शुगर है तो बहुत टाइम से शुगर है तो उसका वेट अपना आप ही लॉस हो ही जाता है, वो पतला सा हो जाता है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव है, आप ये पूरा कोर्स करने के बाद में ये चीज़ें सीखोगे। तो आज के लिए अपन क्लास इतनी ही रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास सर ये पीडीएफ सेंड कर देना सर ग्रुप में, जो आज पढ़ाया आप। ये पीडीएफ में सेंड कर दूँगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है, ओके सर, ओके 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 चलो ठीक है फिर। ओके सर। हाँ जी सर।